टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले जो टिप्स पे होना चाहिए वो क्या क्या समझिए। सपोज कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे वो पार्शियल हो जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 या समथिंग, चाहे वो स्टेप एक्स प्लस समथिंग इक्वल टू पी टू आर, जो भी है। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए पहले। उन चीजों की वो टिप्स पे ही हो। आपके पास कोई भी इक्वेशंस गिवन हो, चाहे वो पार्शियल हो या आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जिसको देखते ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहली बात जो सबसे पहले आनी चाहिए वो ये कि ये पोर्शन आपका डिपेंडेंट है। पॉइंट नंबर 1 जो माइंड में आना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 क्या, कि ये जेड आपका डिपेंडेंट है और बाकी रिमेनिंग ये पोर्शन सब, चाहे वो एक्स हो वाई हो, इसके अलावा भी हो सकते हैं, टी भी हो सकता है, आगे भी हो सकते हैं, वो सब इंडिपेंडेंट है। अगर इस साइड में बात करूं तो यहाँ पर y आपका डिपेंडेंट है और आपका x, बस केवल x इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये पार्शियल नहीं है। पार्शियल में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जबकि यहाँ केवल एक ही होता है। राइट, ध्यान रखिए, जब कभी पार्शियल में अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो डेल जो है वो डी ही बन जाता है। डेल और डी में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि अगर सपोज डेल जेड अपॉन डेल एक्स है और केवल एक्स अकेला, तो डी जेड अपॉन डी एक्स ही काउंट होगा, इक्वली होता है। पार्शियल तब होगी ना जब एक से ज्यादा में दो या दो से ज्यादा हो कम से कम। ठीक है, नंबर 1 चीज। पॉइंट नंबर 2 जो माइंड में होना चाहिए आप लोगों का, क्या वो ये कि जब भी आप लोग इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, चाहे ये हो या ये हो, इनका आंसर यानी कि सॉल्यूशन जो होगा z इक्वल टू इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z इक्वल टू x की टर्म होंगी, कुछ x की टर्म होंगी और कुछ टर्म होंगी y की है। यहाँ पर जो फंक्शन y आएगा, y का आंसर आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू वो x की टर्म में आएगा। ये फिक्स है, मालूम हो जाना चाहिए हम उसको सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर करने लगे तो माइंड में होना चाहिए कि हाँ x और y आएंगे। वो अलग बात है कि मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, x और y में आएंगे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि फंक्शन केवल x का एक साथ हो, y का एक साथ हो, कुछ जरूरी नहीं है। वो आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे x और y होंगे। इन शॉर्ट में ऐसा कह सकता हूँ कि फंक्शन जो आएगा वो x और y का होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि x और y इंडिपेंडेंट है। ये माइंड में फिक्स रहे यहाँ कभी भी। इस टाइप से ये भी होना चाहिए। तीसरा केस, थर्ड केस, अगर बाई चांस इसको सॉल्व करोगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी आएंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट C1 C2 या जो भी आएंगे, यहाँ पर भी आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा C1 C2 या जो भी आएंगे, उनको हम एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन अगर यहाँ बाउंड्री कंडीशंस गिवन है या इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं, ये भी आपने स्टडी किया है फर्स्ट ईयर में, तो हम इन आर्बिट्री कांस्टेंट को भी रिमूव या उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये केस मतलब पॉइंट नंबर 3 जो माइंड में होना चाहिए आपके पहले से, फर्स्ट ईयर से जो आपने किया है, जिनका हम यूज करेंगे। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन नजर आए समझ जाइए कि अब ऐसा हो सकता है। अगर वहां जाने लगे तो समझ जाए कि अगर इस रूम में जाएंगे तो हमको ये मिलेगा, दूसरे रूम में जाने लगे बाई चांस जिनको सॉल्व करने लगे तो x और y मिलेंगे, जिसके अंदर कांस्टेंट यानी आर्बिट्री कांस्टेंट भी मिल सकते हैं। रूम नंबर 3 के अंदर पता नहीं क्या है, पता नहीं, हमें पता है पॉइंट नंबर 3 के अंदर में मालूम है कि यस इसके अंदर जाएंगे तो हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव या रिमूव मींस उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पॉइंट है। इनके अलावा भी और बहुत से छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, देख के माइंड में आ जाए, लेकिन ये माइंड में आपके फिक्स हो जाने चाहिए। कभी भी इनका यूज हो सकता है, छोटे छोटे। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज तो आनी ही चाहिए बाद में जब सोल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बेसिक चीजें हैं। चलिए, आज के लेक्चर में कुछ ज्यादा डीपली भी मैं जा सकता हूँ, जिसकी जरूरत भी शायद नहीं है जाते जाते, वो इसलिए क्योंकि आज पहला लेक्चर है। पता लगा एक ही टॉपिक पे बार बार 5 मिनट बोल गया, वो इसलिए कि कुछ स्टूडेंट्स हाई लेवल के हैं, कुछ मीडियम और कुछ लोअर भी हैं, तो हम चाह रहे हैं कि सबको साथ ही लेके चला जाए। नहीं तो इतना डीपली बताने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल से कहानी एक बार बताई काम कर, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा रिपीटेशन होगा, तो जरा थोड़ा उसको पॉजिटिव वे में लेके चले। आगे नेक्स्ट लेक्चरों में जब भी होगी बस सिंपल डायरेक्ट कर करके आगे भागेंगे हम लोग। ये जो एवरेज स्टूडेंट हैं ऊपर हैं वो भी समझ लें, और जो लोअर वाले भी हैं वो भी अपने आप को थोड़ा ऊपर लेके आए, जिससे कि थोड़ा सा स्पीड बन सके। नहीं तो आज देखोगे आज एक ही प्रॉब्लम हो पाएगी शायद। चलिए, तो ये चीज बेसिक चीज जो आपके माइंड में हो जानी चाहिए। अब टॉपिक तो चल रहा है मेथड
ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ऐसा ही मेथड आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं टच किया था थोड़ा सा, ठीक है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पे कर रहे हैं। ये मेथड कुछ इस टाइप से होता है, हल्का सा आइडिया मैं दे दूं, बाकी तो ये एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझाया जाएगा, ठीक है। इसका कोई डायरेक्ट वर्किंग रूल मैं दिखा दूं ऐसा नहीं है, जैसे जैसे मैं कराता जाऊंगा आप लोग उसको ध्यान रखते जाइए, चाहो तो उसका वर्किंग रूल आप लोग नोट कर लें अलग से, ऐसा नहीं कि वर्किंग रूल फिक्स है कि ऐसा करने ही सही आएगा, ठीक है। आप वर्किंग रूल आप बना सकते हो अपना, ठीक, स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे मैं बता दूंगा। नंबर 1 इसमें क्या था, इन दिस मेथड वी अज्यूम दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन each of which involve only one independent variable, so two ordinary differential equations are found, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, और आगे बता रहा है कि ये इसको फोरियर मेथड भी बोलते हैं, राइट। चलिए ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की है, सपोज या और भी कुछ टाइप की इक्वेशन है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस मेथड के अकॉर्डिंग ये कहना चाह रहा है कि z इक्वल टू, जैसे मैंने अभी बताया 3 पॉइंट बताए थे, 3 पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए, जिसमें पॉइंट नंबर 2 बताया था कि x और y आएंगे आंसर में x और y आएंगे, वो मल्टीप्लाई में आए, क्यूब में आए, ऐसे कुछ भी आ सकते हैं। तो इस मेथड ने ये कहा कि उन x और y में से मैं x को एक बॉक्स के अंदर रखूंगा और y को एक बॉक्स में रखूंगा, x यहाँ रखूंगा, y यहाँ रखूंगा, यानी इसको मैं कहूंगा कैपिटल X बॉक्स, इसको कहूंगा कैपिटल Y। कैपिटल X के अंदर केवल X वाले सारे वेरिएबल्स हैं, Y के अंदर कैपिटल स्मॉल y वाले हैं। चाहो तो मैं ऐसा ब्रैकेट में लिख दीजिए, मैं फेयरली लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यही यूज करना है, मेंशन किया हुआ है, अगर आप किसी और मेथड से करना चाहेंगे तो वो अलाउ नहीं है। नंबर 1 चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ये है, सबसे पहला मेन पॉइंट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो नोट करना है वो ये, क्या, लेट u इक्वल टू x इंटू टी, लगा सकते हैं आप इस पे। मैं उन पॉइंटों पे स्टार लगाता हूं जिन पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको थोड़ा सा माइंड एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है। ये स्टार वाला है, यानी टिक लगा लीजिए जैसे भी लगाना चाहिए, यहाँ पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। ये हम लोगों को इस मेथड ने बोला है कि हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में फर्स्ट स्टेप, वर्किंग रूल को फर्स्ट स्टेप कह सकते हो कि हम जो u आएगा, यही तो कहा था मैंने, u जो आएगा वो x और t से मिलकर बना होगा, यानी जब आंसर आएगा लास्ट में सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन आएगा वो x और t से मिलकर बना होगा। लेकिन कुछ जरूरी नहीं कि वो x और t का मल्टीप्लाई ही आए, x अलग हो सकते हैं, t अलग हो सकते हैं, x की पावर t हो सकता है, x अपॉन t हो सकता है, डॉट 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 किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन इसने कहा कि हमने ऐसा माना है कि x को हमने एक साथ लिया है और t को एक साथ लिया है, जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके ये आप आपस में कैसे रहते हैं हमें कोई मतलब नहीं। फिलहाल के लिए हमने x को एक साथ केवल x वाले कैपिटल X में रहेंगे, और जो t वाले टर्म है, क्योंकि यहाँ कैपिटल X और कैपिटल T नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ स्मॉल x और स्मॉल t नाम की चीज है। तो हमने कहा कि हमने सारे स्मॉल x को एक नए वेरिएबल में कर दिया है ब्रेक, यानी इसके अंदर स्टोर कर लिया है कैपिटल X में और कैपिटल T में। ये लिखे या ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी अगर मैं ऐसा भी लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लाइन नीचे लिख दूंगा, लाइन लिख देता हूँ, लिख दिया देखो, वेयर x इज द फंक्शन ऑफ x ओनली एंड t इज द फंक्शन ऑफ t ओनली। यानी हमने बस केवल और केवल ये मान के चले हैं, इसका बेसिक पॉइंट यही है कि स्टार्टिंग में जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो कैपिटल X के अंदर केवल और केवल X और T के अंदर केवल और केवल T, स्मॉल t, क्योंकि ये केवल स्मॉल में चल रहा है, कैपिटल हमने मान लिया है। बस सिंपल सा है, रिपीटेशन हो रहा है एक दो लाइन का बार बार, तो समझाने के लिए कि अगर कुछ मिस हो रहा है तो समझ जाए। कैपिटल X और कैपिटल T दोनों के अंदर अलग अलग होंगे। बस ध्यान रखो, इन्होंने बस एक एक्स्ट्रा चीज कह दी है कि ये इंटू ये, जबकि ऐसा अभी तक नहीं होता था। जब अगर इसको सॉल्व करने लगे तो कोई जरूरी नहीं है कि x वाले एक साथ आए और t वाले एक साथ आए, ये भी हो सकता है x और t मल्टीप्लाई हो जाए, हो सकता है ऐसे हो जाए, हो सकता है x अपॉन t हो जाए, तो ये अलग अलग नहीं है, सब मिक्सचर सा हो रहा है। लेकिन इसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि दोनों अलग अलग कर देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। जैसे सपोज x प्लस 1 है, सपोज यहाँ आ गया t प्लस 1, जब मल्टीप्लाई करोगे तो xt हो जाएगा, x हो जाएगा, t हो जाएगा, अपने आप मिक्स होकर फिर वही फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, आ जाएंगे वहीं पर। तो बस यही कहा है कि बस मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे करके चलेंगे, भाई यही इसका स्टेप नंबर 1 है। चाहो तो कहीं पे शॉर्ट में लिख दो स्टेप नंबर 1 कि हम लोग ये मानना। चलिए, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब बस मैथ से स्टार्ट हो गया है,
अभी तो ये मेथड स्टार्ट हुआ था, अब जो जनरल मैथ इसको कहते हैं, नॉर्मल सिंपल मैथ फॉर्मूले, बेसिक मैथ, वो स्टार्ट हो चुका है भाई। बेसिक मैथ के अकॉर्डिंग सबको पता है कि अगर ये इसको इसका सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, करेगा तो करा देते हैं भाई। यू की वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूं मैं, क्या प्रॉब्लम है किसी को? कोई नहीं, ठीक है। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट मैं इसको मान रहा हूँ, सेकंड इसको मान रहा हूँ, राइट। जनरल सिंपल मैथ स्टार्ट हो चुका है, अब कुछ नहीं कर रहे हैं हम इसमें एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, ठीक। तो अब मैं u को उठा के यहाँ रख देता हूँ, देखो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। देखो जरा ध्यान से देखो, इस टर्म को ध्यान से देखिए, एक एक लाइन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला लेक्चर है, फर्स्ट मेथड चल रहा है, पहला ही क्वेश्चन, ठीक। तो देखो डेल u ओवर डेल x, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर u की वैल्यू है बस वही चेंज की है x इंटू टी में। ब्रैकेट में जो ये x लिखा हुआ है ये केवल रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैपिटल x स्मॉल x का फंक्शन है और कैपिटल T स्मॉल t का है, समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए। बाकी x और t ही चलेगा, x और t ही चलेगा, मतलब कैपिटल x का मींस स्मॉल x का एक ग्रुप है, यानी कि फंक्शन है, और t का है। चलिए, ऐसे ही मैंने क्या किया, ये भी रख दिया, ऐसे ही मैंने क्या किया, ये भी रख दिया। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल किया है मैंने, कुछ भी काम एक्स्ट्रा नहीं किया, बेसिक मैथ। अब आगे बढ़िए, लाइन को आगे बढ़ाइए जरा, सोल्व करेंगे अलग। ये तो इसका सॉल्यूशन था, हमने क्या बताया, ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, वही हम करा रहे हैं। बस सेटिस्फाई करा के कैपिटल x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और कैपिटल T की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, बस दोनों को उठा के यहाँ रख देंगे और आंसर। हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर समझो, x और t का मल्टीप्लिकेशन ही u है, u इसको सेटिस्फाई करता है, तो x और t निकालना है किसी तरह से। x की वैल्यू निकालो, कैपिटल T की वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, देखो कैसे। अब हमने ये कर दिया, अब इधर ध्यान से समझिए, यहाँ पे समझिए एक टर्म, इस टर्म को समझो उसके। ये हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल, तो क्या इसका t से कोई रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि t में केवल t है और ये है आर्बिट्री, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको तो काउंट करते हैं, बाकी को कांस्टेंट मानते हैं। तो क्या मैं इस t को बाहर लेके आ सकता हूँ? यस भाई, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मैं यही करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस t को बाहर ले लेता हूँ, डेल x अपॉन डेल x, कैपिटल X अपॉन स्मॉल डेल x इज इक्वल टू 2। ये t के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो x क्या कर रहा है यहाँ, x तो है तो वेरिएबल, लेकिन इसके लिए फिलहाल ये कांस्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल X को बाहर ले लूंगा, डेल t अपॉन डेल स्मॉल t प्लस x इंटू टी। बताइए, अभी वो कुछ भी नहीं किया, बेसिक मैथ लगा। अब अगली टर्म t इंटू, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये समझ में आया या नहीं, इक्वल टू 2x, कैपिटल X है, dt अपॉन dt प्लस xt। देखिए मैंने क्या किया, डेल को d में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मैंने अभी बताया था। जब कभी एक ही वेरिएबल हो, देखो कैपिटल X को x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली, ये तो बेवकूफी है, एक ही पर्सन एक ही दौड़ रहा है रेस में, तो फर्स्ट आएगा ही। जो कैपिटल X है वो तो x का ही तो वेरिएबल है, तो उसको डेल करने की क्या जरूरत है, d करो ना, डिफरेंशिएशन। देखो ध्यान से देखो इस वाली लाइन को, ये t बाहर चला गया, कांस्टेंट था, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अभी फिलहाल हम ये कर रहे हैं, तो डेल कर रहे हैं ना, तो डेल करने की कोई जरूरत नहीं है, डी कर दीजिए। डी करने का ये बेनिफिट होगा कि फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जो कि हम लोग बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अपने पार्शियल को कन्वर्ट कर रहे हैं डी में, स्मॉल यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में, वही मैंने यहाँ किया। समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ नोट किया था मैंने, एक पॉइंट यहाँ नोट कर रहा हूँ कि ये समझ लीजिए ध्यान से कि यहाँ भी ऐसा हो सकता है। 2 पॉइंट मैंने ले लिए अभी तक जो आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, मैं यही काम को फेयरली लिख देता हूँ। देखो वही लिखा फेयरली, कोई काम अलग नहीं किया मैंने टी को बाहर ले लिया और x, डेल x और डी उसको डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखा है, मैं समझा दिया है कि डेल को हम डी कह सकते हैं, क्योंकि x जो है वो केवल x का है, दो वेरिएबल है ही नहीं, तो काहे परसेंटेज, कोई परसेंटेज नहीं। चलिए तो 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, ये और t हो गया, बिल्कुल ठीक, अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए आगे बढ़े, अभी भी बेसिक चल रहा है। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, प्लस एक्स टी, बिल्कुल कर सकता हूँ। एक्स डैश, डैश लगाना हमने सीखा है फर्स्ट ईयर में, यानी कभी डिफरेंशिएशन हो तो उसको मैं एक्स डैश कर सकता हूँ, डबल डैश, ट्रिपल डैश, फोर डैश, डॉट डॉट, जितने भी डैश लग जाते हैं दैट मींस उतने ही टाइम को डिफरेंशिएशन है। अभी तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक चल रहा है जो सिंपल करते हैं हम लोग। चलिए मैं फेयरली कर देता हूँ जी, आ गया। अब आगे की स्टोरी समझिए जरा। टॉपिक का नाम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल।
अब यहाँ से एक नया पॉइंट स्टार्ट होता है। ये मेथड के अंदर छोटे छोटे मेथड्स हैं, उनको समझ लीजिए। अब ये हम लोग निकाल चुके हैं, हमें किसी भी तरह से कैपिटल X की वैल्यू चाहिए, कैपिटल T की वैल्यू चाहिए, जिनसे कि ये सोल्व करके डायरेक्ट यहाँ रख दूं और रखने के बाद यही आंसर आ जाए। यही तो सोल्व करना था, पूछा है ना, सोल्व द इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन। ये जो टॉप मेथड चल रहा है ये, चलिए तो ये चीज दिख रहा है। अब हमें यहाँ से कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा इसको सोल्व करने का। तो अब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या कहता है कि वेरिएबल को सेपरेट करो, जो x वाले हैं x की साइड, जो t वाले हैं वो t की साइड। नाम से मालूम पड़ रहा है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, जो इधर ले आओ, थोड़ा सा ऊपर ले आओ, t x डैश इज इक्वल टू, मैं यहाँ से क्या करता हूँ x कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन ले लिया मैंने, 2t डैश प्लस t, x कॉमन ले तो 2x प्लस t। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, x डैश अपॉन x ले लिया और इस t को इधर ले जाइए, 2t डैश प्लस t अपॉन t। बोलिए राइट है? अभी मैंने केवल और केवल पहले x कॉमन लिया, मैं ले लेता हूँ फेयरली, ये फेयरली मैंने ले लिया। अगली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूंगा, इस x को इधर ले जाऊंगा और t को इधर ले जाऊंगा। क्यों कर रहा हूँ ऐसा मैं? क्योंकि जिससे कि सेपरेट हो जाए वेरिएबल, अलग अलग अपने अपने साइड चले जाएं। ठीक है, मैं कर देता हूँ, या मैंने यहाँ पर इसको छोड़ो फिलहाल के लिए, इसको छोड़ो, ये हो गया ये पार्ट, यही तो मैंने किया था यहाँ पर, यही तो था। ठीक है राइट। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दैट मींस इक्वल होने के बाद कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई ना कोई इक्वल है तो किसी के इक्वल होंगे। तो वो मान लिया मैंने, सपोज वो k के इक्वल है, k कोई एक नंबर कांस्टेंट नंबर कि वो सपोज इक्वल है। अब जब k इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, दोनों अलग अलग होंगे, यानी एक बार में x डैश अपॉन x। लाइन पे है क्या? कुछ लिख के आ रहा भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो दो हमने मान लिए थे, ये और ये इस टाइप से। अब हम लोग ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। देखो डी डैश का मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की बन गई है। अब फिर वही हम लोग फर्स्ट ईयर पे पहुंच गए। हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को सॉल्व करके आंसर दे देंगे। राइट चलिए आपका टर्न स्टार्ट होता है। अब x डैश अपॉन x इक्वल टू k है। अगर मैं दोनों को लिख देता हूँ, फर्स्ट मैं इसको लिख देता हूँ, तो जरा इसको सोल्व करके बताएं मुझे कि x की वैल्यू क्या आएगी। ये साफ साफ नजर आ रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूँ, फिर मैं सेकंड पार्ट लूंगा इसके साथ। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो x डैश x अपॉन, अब इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, जैसा आपको मन कर रहा है वैसा आप कर लीजिए। सॉल्व करने का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि x की वैल्यू क्या होगी, ये x डैश का मतलब डिफरेंशिएशन को रिमूव करना है। डिफरेंशिएशन रिमूव का मतलब इंटीग्रेशन करना है नहीं? तो या तो मैं इसको इंटीग्रेशन यहाँ लगा दूं, इंटीग्रेशन यहाँ लगा दूं विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसा कर लीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने किया है, सॉरी इसको हटाओ, kx को अब यहाँ इंटीग्रेशन कर लीजिए, या इसको dx अपॉन dx में कन्वर्ट करके ऐसा कुछ कर लीजिए। सिंपल, जो आपको सही सा लग रहा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ जरा समझिए, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अब जरा देखो, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, सीधा log ले लूंगा, log x इज इक्वल टू k का इंटीग्रेशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा kx स्मॉल x, क्योंकि स्मॉल x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, प्लस कांस्टेंट c1, लेकिन मैं ज्यादा करूंगा क्योंकि ये log में है, तो मैं log c1 ले लूंगा। ये हो जाएगा log x माइनस log c1 इक्वल टू kx, ये हो जाएगा log x अपॉन c1। ठीक है, ये कैपिटल X है इक्वल टू kx। अगर मैं इसका log हटा के उधर पहुंचा दूं तो कैपिटल X अपॉन c1 इक्वल टू e की पावर k, और कैपिटल X इक्वल टू c1, ठीक है, e की पावर kx। बहुत लोगों का सही आंसर था, कैपिटल X की वैल्यू हो गई ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फेयरली इसको कर देता हूँ, ठीक, ये सॉल्व किया, ये आ गई वैल्यू। राइट, आप इसको डिफरेंट मेथड से, एक मेथड होता था dy अपॉन dx प्लस ty इक्वल टू q, इस टाइप से होता था, उसको हम if निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहीं पे मेंशन था, मैं देख लेता हूँ, शायद मैंने कहीं किया था आप लोगों का, इस टाइप से शायद ये था आप लोगों का। ठीक है, ये था जी, इस टाइप से डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग कर सकते हैं, सेपरेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से फर्स्ट ऑर्डर में आप करते थे, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर साइड करूँ जी, आप लोग IF इस टाइप से निकाल के भी निकाल सकते हैं।
ये कुछ मेथड थे जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड मेरा पहले था मेरे नोट्स के थ्रू में, तो मैंने अब इस बार टाइप करके आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं तो मैं पहले इसी को समझाता था बच्चों को जी। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग लेंगे इन दोनों को। अब सेकेंड पार्ट ले लेता हूँ मैं ये वाला। चलिए जी, अब ये पार्ट इसके साथ दिया जाएगा, नहीं 2t डैश प्लस t अपॉन t इक्वल टू k। अब इसको सॉल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। जब हमने इन दोनों को लिया यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया था यहाँ पर इस टाइप से, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि t से डिवाइड कर लीजिए इसको, यानी कि 2t डैश अपॉन t प्लस 1 इक्वल टू k। मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर मैं 2t डैश अपॉन t, मैं मतलब इसको हटाऊँ और सीधा इस 1 को प्लस 1 को इधर ले जाता हूँ -1 में, राइट। इस 2 को भी उधर पहुँचा दीजिए, नहीं t अपॉन टी इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 2। अब फिर वही कहानी स्टार्ट हो गई है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, ये और ये सिंपल है। मैंने अभी आपको ये बताया था वेरिएबल सेपरेबल से कर रहा हूँ मैं, ये काम जो मैं अब कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये वेरिएबल सेपरेबल से, तो मैंने सेपरेट कर दिया, टी वाले अलग और विदाउट टी या विदाउट अदर वाले अलग। ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है, ये सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये तो सेपरेबल से कर लीजिए, जिसमें हम क्या करते हैं y वाले एक साथ x वाले एक साथ इंटीग्रेशन लगा देता हूँ आंसर, या आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी ऐसे भी कर सकते थे, दोनों ठीक है, लेकिन इसमें IF निकाल के परेशान हो जाओगे। जब इससे नहीं होता ना तब इस पर आएंगे। चलिए, तो मतलब क्या था, log t इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी प्लस log c2। अब ये log c2 और t इधर चले जाएंगे, थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा log t अपॉन c2 इक्वल टू k माइनस 1 अपॉन 2 और t, यानी t बाई c2 इक्वल टू e टू द पावर k माइनस 1 t बाई 2, और ये t इक्वल टू हो गया c2 t पावर समथिंग। मैं फेयरली लिख देता हूँ, कर लिया है, आप लोग समझ भी गए, ठीक है भाई। t की वैल्यू आ गई, x भी आ गया, x भी आ चुका है, ये x आ गया, ये t आ गया। अब x और t को मैं उठा के अपनी जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, ये सेकंड वाली यहाँ रख देता हूँ। हम लोग क्या कर रहे थे भाई, हम कैपिटल X और कैपिटल T फाइंड कर रहे थे ना, कैपिटल X और T आ गए हैं, तो बस फिर क्या परेशानी है, लगाओ x को t को उठा के वहां रख देता हूँ। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दोनों रख दिए मैंने, रखने से देखा ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा समझिए, मैं c1 और c2 को एक साथ ले आऊंगा e टू द पावर kx इंटू e टू द पावर माइनस के प्लस के हाफ k माइनस 1 इंटू टी कर दूंगा, राइट। अब यहाँ पर एक और पॉइंट स्टार्ट होने वाला है, कुछ नया करने जा रहा हूँ। अभी तक तो सिंपल था, बेसिक चल रहा था, चलते चलते अचानक से चलते हुए, अब मैं कुछ एक नई चीज करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान देना। ये दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट है, c1 भी आर्बिट्री है, c2 भी आर्बिट्री है, दोनों आर्बिट्री है। आर्बिट्री मींस आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे, आप इसको 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, 5 दे रहे हो, 6 दे रहे हो, जो भी दोगे, लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसकी 2 है इसकी 4 है, तो 8 आ जाएगा, एक नया वेरिएबल आएगा। c1 आर्बिट्री, c2 आर्बिट्री, दोनों मिलके एक बड़ा मींस एक दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट बन जाएगा। बड़ा मींस बड़ा नहीं आएगा, एक बड़ा आर्बिट्री दूसरा आर्बिट्री आ जाएगा, bn ही क्यों ले रहा हूँ, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चरों में, लेकिन आप लोग इसको bn मत लो, चाहो तो c1 c2 ही रहने दो, चाहो इसको a कह दो, चाहे b कह दो, c कह दो, d कह दो, e कह दो, जो मन करे वो कह दो, ठीक है। लेकिन मैं इसको फिलहाल b कह रहा हूँ, bn, ठीक है। चलिए, मैं दोनों मेथड से करा दूंगा, अगर bn नहीं लेता हूँ तो भी, तो ये हो जाएगा bn, ये हो जाएगा k, ठीक है, k माइनस 1 इंटू टी, ये आंसर आ गया। यही आंसर है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब कभी भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे, उनके आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स आ जाने चाहिए कि ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, सोल्व करोगे तो x और t की टर्म आएंगी, क्या है, जरा चेक करें, क्या है, क्या x और t की टर्म, यहाँ x ये रहा, t ये रहा, ठीक। और क्या तीसरा पॉइंट बताया था, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव या उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, अगर इनिशियल या बाउंड्री कंडीशन गिवन है। यस, वेरी गुड, गिवन है। इसने हम लोगों का काम और खराब कर दिया है। अगर ये ना होता ना तो बस वही आंसर था, ये ना होता तो यही आंसर था, लेकिन ये भी है। चलिए जी, ये है तो क्या करें, यहाँ पर देखो ये वैल्यू 0 है, ये किसकी वैल्यू होगी, t की,
क्योंकि x और t दो हैं, तो t इक्वल टू 0 पर u की वैल्यू ये हो रही है। ये एक अलग का कॉन्सेप्ट है जो कि लगभग 90% को आता है, ठीक है। आपने सभी को आता होगा कि ये देखना कैसे देखा जाता है, जरा ध्यान से देखो इसको। ये जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर एक ये x हो, ये वैल्यू पहला वाला वेरिएबल होती है, ये वाला दूसरा वाला वेरिएबल होती है। x और y हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, x और t है यहाँ पर, यहाँ t और y भी हो सकते थे। चलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। अब इसका मीनिंग है कि जैसे ही मैं t की वैल्यू 0 रखूंगा u अपने आप ही ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ इक्वेशन तो ये है। अब मैं अगर इस वाले इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो जो आंसर आएगा वो आंसर उस आंसर से मैच करेगा। चलिए मैं फेयरली कर देता हूँ। चलिए ठीक है, मैंने C1 C2 को Bn मान लिया। अब क्योंकि हमें ये गिवन है तो मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई कर दिया कंडीशन कि t इक्वल टू 0 पर ये आ रहा है, तो मैं इस वाले में भी t इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। जरा करिए जरा, जैसे मैं t इक्वल टू 0 पुट करूंगा यहाँ पर देखो ये आ जाएगा, Bn तो Bn रहेगा, e की पावर kx रहेगा, t इक्वल टू 0 इसको खत्म कर देगा, t 0 इस पूरे को एंड कर देगा, यानी 0 हो जाएगा। बस ये आ गया। अब ये आंसर इसके इक्वल होना चाहिए, यही तो कह रहा है भाई। जो स्टार्टिंग में कंडीशन गिवन थी और जो अब हमारी आई है उसमें वही कंडीशन लगा दें तो सेम फीलिंग आनी चाहिए। सेम फीलिंग समझिए, आगे इस वर्ड का भी आगे यूज होगा, दोनों सेम फीलिंग आगे आइए। अब ये आ गया 6 इधर। अब कंपेयर कर दो, Bn की वैल्यू होगी 6 और k की वैल्यू होगी -3। कंपेयरिंग बोथ साइड, Bn की वैल्यू 6 और k की वैल्यू दिस। अब ये दोनों वैल्यू उठा के जो हमारा फाइनल आंसर था वहां रख दो। यही तो आंसर था, बस सिवाय इस आर्बिट्री कांस्टेंट को प्रॉब्लम क्रिएट जो कर रहा था इसको हम हटा देते हैं। और एक ये k दो थे ना, ये k भी परेशान कर रहा है, यहाँ पर क्या रखना था हमें मालूम नहीं था अभी। ध्यान रखो यहाँ k की वैल्यू -3 है, ये k प्लस भी हो सकता है, ये k माइनस भी हो सकता है, ये k 0 भी हो सकता है, कोई भी एक वैल्यू आ सकती है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अभी सिंपल मेथड लिया है मैंने, बस ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, रख दिया, ये आंसर आ गया। अब एक चीज मैं और आप लोगों का सही से करेक्ट कर दूं, अगर मैं Bn ना लेता, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर Bn क्यों लिया। अगर आप Bn नहीं ले रहे हैं मत लो, यहाँ लिख दो C1 C2। जब यहाँ C1 C2 आएगा तो ये भी हटेगा, यहाँ आएगा C1 C2, ये हटाओ तो यहाँ भी C1 C2। जब आप कंपेयर करोगे तो भी तो C1 C2 ही आएगा 6। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे तो घूम फिर के तो आओगे यहीं पर। आप C1 C2 को Bn मानो या ना मानो, या आप इसको A मान लीजिए, A तब वैल्यू रखोगे तब भी यही आना है, आंसर तो वही आना है, लेकिन Bn को प्रेफर करना है, ये आपको हेल्प करेगा। मैं चाहता हूं स्टार्टिंग से आप एक ही पॉइंट याद करके चले जो आगे तक चले। अब मैं यहाँ A ले लूंगा, कल को मैं B लूंगा, आने वाले दिनों में Bn पे पहुंचना ही जाना Bn पे, तो क्यों ना Bn ही ले लूं पहले। तो मैंने Bn आज सोच समझ के सारा कुछ एक प्लान की तरह हो रहा है, पूरी यूनिट पहले से कवर है मेरे पास, मुझे क्या कब किसको स्टूडेंट को कहाँ लेके जाना है मैं पहले से लेके चल रहा हूँ, तो Bn लेके चलना है। बस ये हो गया सॉल्व। यहाँ कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट, जो टाइम भी ओवर हो गया, मैं नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक हल्का सा हिंट दे दूँ, वो आप लोग घर से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व दिस। टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं शॉर्ट में इसको खत्म करता हूँ, आप लोग उसको फेयरली घर से कर लीजिए, ठीक है। शॉर्ट में कैसे कैसे, नंबर 1 सबसे पहले वही सोल्व लिखूंगा, उसके बाद इस बार u जो है x और t का वेरिएबल है तो u इक्वल टू लिखूंगा कैपिटल X और कैपिटल Y। ध्यान रखो कुछ लोग तो यही भी बोल्ड हो जाते हैं आउट, तो सर यहाँ x और y आ गया, पिछली बार x और t लिया था, ये तो सर परेशान कर रहे हो आप। अरे भाई यहाँ पर x और y है तो x और y ले लिया, यहाँ t था तो t ले लेंगे, समझ गए। चलिए ये लिया मैंने, ये ले लिया। अब ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखता रहूंगा, ये वैल्यू हमको डेल यू ओवर डेल x चाहिए इसको, तो डेल यू ओवर x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x डैश y हो जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x y डैश हो जाएगा। ये आ गया, देखो आ गया वही जो मैं बोल रहा था। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, रख दिया। अब फिर से वही स्टार जो पहले हुआ था, सेम काम वही, देखें यहाँ पर सेम काम। यहाँ कहाँ पहुंचे थे, यहाँ पर पहुंचिए जरा, ये आ गया था सेम x और t पर रखने के बाद यहाँ वैल्यू आई थी। फिर ये वैल्यू में जो t वाले थे वो एक साथ रखेंगे, t वाले एक साथ रखेंगे, x वाले एक साइड रखेंगे, तो ऐसा ही वहां पर है। यहाँ x और y दोनों एक साथ है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, x वाले को एक साथ y वाले को एक साथ। तो मैं क्या करूंगा, x डैश के नीचे x ले लूंगा और y डैश के नीचे y ले लूंगा, सेपरेशन अलग करने के लिए किया मैंने। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आपको टाइम की प्रॉब्लम है और आप लोग कर चुके हैं।
अब मैं ये इसके साथ दूंगा, ये इसके साथ दूंगा, एक एक साथ ले लेते हैं। अब वही काम हो गया, सेम कॉपी पेस्ट जो पहले हुआ था। इसका ले लूंगा लॉग कैपिटल एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस लॉग C2, लॉग इधर चला जाएगा, कैपिटल एक्स अपोज C2 इक्वल टू डॉट 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 डॉट, यानी कि जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ये। ठीक है, मैं लिख देता हूँ C1 e to the power x, सेम है जैसे पहले आई थी, यहाँ पर भी तो यही आई थी मेरे बच्चों, ये आ गई थी सेम, अब ये आ गई तो क्या प्रॉब्लम कर दी। ठीक, आगे बढ़े। अब हम लोग ने नेक्स्ट वाला पार्ट ले लिया, ये वाला, इसको ले लिया, यहाँ लोग ले लेने के बाद आगे बढ़िए, बढ़िए रहिए, बढ़ते चलिए, बस y की वैल्यू आ गई है, राइट, x भी आ गया है, y भी आ गया है, दोनों को उठा के और यहाँ रख देंगे। यही तो कर रहे थे बार बार, ठीक, मैंने किया, x और y ये रख दिया। अब देखो C1 और C को मैं एक bn मान लूंगा, मैंने फिर बार बार नोट कर रहा हूँ, कुछ जरूरी नहीं है bn माने, इसको a मान लीजिए। एक आर्बिट्री कांस्टेंट, दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट, दोनों बाई बाई मिलके एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, ये b बन जाएगा, ये c बना लो, d बना लो, e बना लो, f बना लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक, bn मान लिया मैंने, जानबूझ के मुझको टाइम लगा यहाँ लिखने में bn को। ठीक है, बुक में bn नहीं था। ठीक, तो bn ले लिया मैंने, अब बस सिंपल सी स्टोरी है, यही आंसर है। बस प्रॉब्लम क्या हो गई, ये वैल्यू और गिवन थी तो इसको भी अप्लाई करो। यहाँ पर इस बार ये वाला, ये कहेंगे x को, x की वैल्यू 0 है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले में x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करूंगा, यहाँ पहले से पुट है, दोनों को इक्वल कर दूंगा, बस कहानी खत्म, लगा दीजिए, गिवन है ये। ठीक, जैसे ही मैंने यहाँ x इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पर, तो ये 0 पुट करोगे x की, तो ये खत्म हो जाएगा, y/4 के आ गया। ठीक है, और पहले से गिवन क्या है ये, अब दोनों को कंपेयर कर लो, ये इसके इक्वल और ये पावर के इक्वल, जब पावर से पावर मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल करोगे, तो y k/4 इक्वल टू -3, k/4 इक्वल टू -3, k/4 -3, तो k इक्वल टू हो जाएगा -k14 और bn इक्वल टू 8 यार। ठीक, बस यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो यहाँ पर आपने देखा k की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ध्यान से समझो, मैं फिर लौट के आऊंगा इस पे कल को, k की वैल्यू नेगेटिव आ गई अपने आप ही, पहले भी k की वैल्यू नेगेटिव आई थी, समझ रहे हैं, bn की वैल्यू जो भी आनी है 8 आ गई, फिक्स हो चुका है ये। लेकिन ये पर्टिकुलर किसी केस पर आया है, जनरल सोल्यूशन नहीं है, किसी पॉइंट पे आर्बिट्री देके तब आया है, जनरल होता तो bn अपने आप चेंज होता रहता। बस ये दूसरा भी सॉल्व हो चुका है। आगे कुछ क्वेश्चंस आपको करने की कोशिश कीजिए, होमवर्क पे दे दूंगा। ये टॉपिक आज का क्लोज।